न्यूजीलैंड, बाकी दुनिया से अलग एक जगह, खुले समंदर से हजारों किलोमीटर दूर। इस जगह को गढ़ा है कुदरत की बेमिसाल शक्तियों ने। ये चोटियां बनी हैं आग और बर्फ से, तूफानी किनारे और खतरनाक जंगल। लाखों साल से ये टापू और इनका पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया बड़ी ही अद्भुत इवोल्यूशनरी लेबोरेटरीज बन गई हैं। यहां ऐसी ऐसी अनोखी प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, और सब काफी विकसित भी हुई हैं। काकापो पैरेट एक बड़ा अनोखा परिंदा है। हर तोते की तरह काकापो की चोंच भी हुक जैसी होती है, लेकिन इसके आगे कुछ और उनके जैसा नहीं होता। दुनिया का सबसे भारी और ऐसा इकलौता तोता है जो उड़ नहीं सकता। ये अकेला रहने वाला निशाचर जीव है। इसे दुनिया का सबसे अनोखा तोता भी कहा जाता है। ये मेल काकापोज गाने का मुकाबला कर रहे हैं जिससे वो एक फीमेल पार्टनर को रिझा सके। ये वो आवाज है जो इन जंगलों में करोड़ों साल से गूंज रही है, लेकिन अब बहुत कम ही सुनाई देती है। हमें इस तरह के जीवों को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि इनके जैसे जीव दुनिया में और कहीं है ही नहीं। अब तो इन जंगलों में भी मुश्किल से 160 काकापो बच गए हैं, इसलिए ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी प्रजाति है। काकापो को खत्म होने से कैसे बचाया जा सकता है, ये जानने के लिए हम मिलेंगे कुछ वैज्ञानिक और रेंजर्स से और जानेंगे कि ये अनूठे परिंदे सिर्फ न्यूजीलैंड में ही क्यों पाए जाते हैं। मॉडर्न डायनासोर्स, अ वेरी स्ट्रेंज पैरट। सदर्न ओशियन के छोर पर है न्यूजीलैंड की एक सबसे अहम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सिर्फ 14 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये सैंक्चुरी कॉडफिश आइलैंड के फेनुआ हो में है और काकापो की एक सबसे बड़ी सैंक्चुरी है। अब सिर्फ 154 काकापो बच गए हैं और उनमें से आधे इसी टापू पर रहते हैं। करीब 4 किलो के काकापो मुर्गे से दुगना भारी होते हैं और तोतों के बीच तो इनका आकार विशाल होता है। लेकिन यहां जिन शिकारियों को लाया गया था उनके लिए इसका कद कोई बड़ी समस्या नहीं थी। 19वीं सदी में यूरोप से आए लोग अपने साथ न्यूजीलैंड में खरगोश लाए थे, जो बाद में एक बड़ी मुसीबत बन गए। स्टोट्स को उन खरगोशों पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया, मगर वो जमीन पर रहने वाले काकापो के लिए मुसीबत बन गए क्योंकि ये उड़ नहीं सकते थे। कॉडफिश आइलैंड इन जगहों में से एक है जहां से उन शिकारियों का सफाया हो चुका है। काकापो को बचाने के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम की प्रमुख हैं बायोलॉजिस्ट डियर्ड्री वर्को। ये बड़ी अच्छी बात है, लग रहा है वो यहीं कहीं पर है। डियर्ड्री डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन के काकापो रिकवरी ग्रुप की प्रमुख हैं। ये बड़े ही अनोखे तोते होते हैं, काफी बड़े, ना उड़ सकने वाले, रात को जागने वाले और बड़े ही अद्भुत जीव होते हैं जो जंगल में रहते हैं। और ये ऐसे तोते हैं जो उड़ नहीं सकते। मेरे ख्याल से इसे एक और बार चलाना होगा। डियर्ड्री और उनके सहयोगी एंड्रू डिग्बी इस टापू पर रहने वाले काकापो की सेहत पर नजर रखते हैं। उनकी आबादी बहुत कम है और अगर कोई बीमारी फैल गई तो उन जीवों का बच पाना बहुत मुश्किल होगा। कॉडफिश आइलैंड न्यूजीलैंड के दक्षिणी छोर पर है, जहां एंटार्क्टिका से ठंडी हवाएं आती रहती हैं। यहां के जंगल काफी घने हैं और उनके अंदर एक काकापो को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है।
वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हमने यहाँ के हर एक काकापो को रेडियो ट्रांसमीटर लगा रखा है और ऐसे हम उन पर नजर रख पाते हैं। हो सकता है कि वो नदी के पार चली गई हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो यहीं कहीं आसपास है। ये जगह काफी बड़ी है। करीब 200 मीटर दूर है। अच्छा, काकापो के हरे पंख उन्हें बहुत अच्छी तरह से छिपा लेते हैं। हम उनके बहुत करीब पहुंचकर भी उन्हें देख नहीं पाते, और अगर वो किसी पेड़ पर हो तो नजर भी नहीं आते हैं। अगर ये गाने लगे या कहीं जाएं तब इनका पता लगता है। काकापो को ढूंढना एक बात है, मगर उसे पकड़ना बिल्कुल ही अलग। ये उड़ नहीं सकते और काफी भारी होते हैं, फिर भी इनमें गजब की फुर्ती होती है। बड़ी मुश्किल से पेड़ों की चढ़ाई करते समय ये अपनी चोंच का इस्तेमाल एक्स्ट्रा पंजे की तरह करते हैं। मादा तो बड़ी तेजी से रीमू के पेड़ पर चढ़ जाती है और ब्रीडिंग सीजन में ये अपने बच्चों को रीमू की बेरीज खिलाती हैं। ये यहाँ काफी सुरक्षित महसूस कर रही है। पकड़ लिया था। ठीक है, हमने कोशिश तो की। इस प्रजाति को बचाने के लिए एक एक परिंदे पर नजर रखना जरूरी है। एक और सिग्नल मिल गया। इस बार जमीन से मिला है। हाँ, वो रहा। नहीं, रुको रुको, वहीं वहां पर है, वहां एस्टीलियर के पौधे के पास। वो भागकर तुम्हारी तरफ जाएगा। हे, आराम से आराम से। हे, आओ बच्चे। हेलो। कितना सुंदर है। हर काकापो को इन्होंने एक नाम दे रखा है और इस युवा मेल का नाम है मॉस। हम इन्हें कम से कम हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। बस साल में एक बार इन्हें पकड़ते हैं और इनके ट्रांसमीटर की बैटरीज बदलते हैं और उनकी सेहत की जांच करते हैं। हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, लेकिन हर तोते और उनकी पूरी आबादी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। देखने में ये बड़े ही शानदार लगते हैं। इन्हें देखकर हमें एक बुद्धिमान तोते की झलक मिलती है, मगर इनकी आंखों की वजह से ये उल्लू जैसे भी लगते हैं। काकापो को आउल पैरेट भी कहते हैं। ये धीरे धीरे रात में बाहर निकलने वाले जीव बन गए और तब इनकी आंखें भी इनके सिर के सामने वाले हिस्से में चली आईं, जिनसे इन्हें कम रोशनी में भी देखने में परेशानी नहीं होती। उल्लुओं की तरह काकापो की दोनों आंख के आसपास पंखों का एक घेरा होता है। चेहरे की ये डिस्क्स रेडार डिशेस की तरह काम करती हैं और साउंड वेव्स को जमा करके परिंदे की कान की तरफ भेजती हैं। इनमें भी दूसरे तोतों वाली एक खूबी होती है, बुद्धि। हर तोते की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। कई तो बड़े ही दोस्ताना होते हैं, कुछ इंसान के करीब रहना पसंद करते हैं, मगर कई तोते इंसानों से दूर भागते हैं। इस लिहाज से हर एक की एक अलग ही पर्सनालिटी होती है। चिप है 124। मॉस इस टापू के सबसे शांत काकापो में से एक है।
बढ़िया, ट्रांसमीटर स्ट्रिंग लग गया। हाँ, मॉस बहुत छोटा नर है, करीब 7 साल का। इसके हरे पंख तो बहुत ही सुंदर हैं। इसकी सेहत भी अच्छी है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। शायद इसके पुराने पंख झड़े हैं और ये इसके खूबसूरत नए पंख हैं। न उड़ सकने वाले ज्यादातर परिंदों की तरह काकापो के पंख भी काम के होते हैं। जब ये पेड़ों पर चढ़ते हैं तब उनका इस्तेमाल संतुलन बनाने के लिए करते हैं। इसके पंख काफी बड़े हैं ना? लाखों साल से न्यूजीलैंड के इन दूर दराज के टापुओं पर अलग थलग रहने वाले काकापो की जिंदगी बड़ी ही सुस्त होती है। हम नहीं जानते कि काकापो की उम्र कितनी होती है, मगर हमारे ख्याल से कम 16 साल होती है। मतलब अभी ये काफी छोटा है। माना जाता है कि इनकी उम्र 100 साल होती है। अगर ये बात सही है तो ये दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले परिंदे होंगे। दुनिया में तोतों की करीब 350 प्रजातियां हैं, लेकिन काकापो ने बाकी सबसे बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया है। सवाल है, इन अद्भुत जीवों को विकास की किन शक्तियों ने बनाया है? एक न उड़ सकने वाला परिंदा, न्यूजीलैंड का काकापो पैरेट दुनिया के सबसे अनोखे जीवों में से एक है। इनकी उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, जब ये तोते पहली बार विकसित हुए थे। न्यूजीलैंड में काकापो का घर अपने सबसे करीबी पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर है और बीच में समंदर है। ऑस्ट्रेलिया भी काफी मिलता जुलता है। ये काफी विशाल, सूखा और सपाट है। ऑस्ट्रेलिया में परिंदों की 800 से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं, मगर एक समूह सबसे ज्यादा बढ़ा। यूरोप की शुरुआती खोजकर्ता इसे तोतों की धरती कहते थे। 50 से ज्यादा प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया की मूल प्रजातियां हैं। अनोखे काकापो के अलावा दूसरे तोते वैसे ही होते हैं जैसा हम उन्हें मानते हैं। चटक रंग के ये परिंदे दिन में सक्रिय होते हैं और तेज आवाज करते हुए बहुत बड़े झुंड में जमा होते हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के तोते काकापो से बिल्कुल अलग होते हैं, मगर इन सारे तोतों का पूर्वज एक ही डायनासोर था। करीब 9.5 करोड़ साल पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े महाद्वीप के पूर्वी छोर पर थे। वो प्राचीन जगह ट्रॉपिकल और नम थी, आज के ऑस्ट्रेलिया के बीहड़ों से बिल्कुल अलग। इसके बावजूद काकापो के डायनासोर पूर्वजों की हड्डियां आज भी ऑस्ट्रेलिया की सूखी लाल मिट्टी के नीचे मिलती हैं। सेंट्रल क्वींसलैंड में छोटे देश जितने बड़े खेत हैं और यहां खेती करना भी इतना आसान नहीं है। एक भेड़ पालक हमेशा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी भेड़ों को हाँकता रहता है और यहाँ के इस इलाके में काफी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। हर किसान की तरह डेविड एलियट भी अपने मवेशियों पर नजर रखते हैं, मगर डेविड सिर्फ एक किसान ही नहीं है, ये एक डायनासोर हंटर भी हैं। मैं इस इलाके में बचपन से ही रह रहा हूँ और जब मैं 30 साल का था तब मुझे पहला फॉसिल मिला था और उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि 30 साल से मुझे किसी डायनासोर का कुछ नहीं मिला था और अचानक वो हर जगह नजर आने लगे। मुझे जिस चीज की तलाश थी उसका अंदाजा होने के बाद मेरे लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया था। क्वींसलैंड के इन भेड़ों के इलाके में ऑस्ट्रेलिया के डायनासोर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है और यहां उन्हें कुछ बड़ी चौंकाने वाली चीजें मिली।
डेविड को सबसे पहले दुनिया के एक सबसे बड़े डायनासोर की पैर की हड्डी मिली, एक सौरोपॉड जिसे टाइटेनोसॉर कहा जाता था। पेड़ पौधे खाने वाला यह विशाल डायनासोर करीब 18 मीटर लंबा था, अपनी कूल्हों तक करीब 3.5 मीटर ऊंचा था और उसका वजन करीब 20 टन था। हम इस जगह पर आए हैं इस खास हड्डी की वजह से। ये एक सौरपॉड डायनासोर के टखने की हड्डी है, बिल्कुल सही स्थिति में है, पूरी भी है। मुझे ये इसी हालत में जमीन के नीचे मिली थी, वहाँ एक भी पत्थर नहीं था। इतना ही नहीं, ये सारे ब्लॉक्स भी हड्डी के टुकड़े हैं जो हमें वहीं मिले थे और अब हम वापस वहाँ जाकर दोबारा ढूंढेंगे। इस काम में किसानों की तेज निगाह और वैज्ञानिकों की कुशलता मिलकर काम आती है। यहां खुदाई के काम की देखरेख कर रहे हैं क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर स्टीवन पोरापेट। ये पत्थर आज भी वैसे ही हैं जैसे आज से 9.5 करोड़ साल पहले थे। ये न्यूजीलैंड से थोड़ा अलग हैं, आप खुद ही देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट है। न्यूजीलैंड में पहाड़ है, वहाँ ज्वालामुखी है। इसका इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली रहा है, ये बड़ा ही शांत है। यहाँ के पत्थर आज भी उसी स्थिति में है जैसे वो तब थे जब यहाँ डायनासोर्स घूमते थे। किसी भी खुदाई का पहला काम होता है सतह पर फॉसिल्स की तलाश करना, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। डायनासोर की हड्डियों को ढूंढने का काम भी हर दूसरे काम के जैसा ही होता है, बस ये पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। हालांकि एक आम इंसान को तो ये पत्थर ही लगेगा। डायनासोर की हड्डी भी दूसरी हड्डियों जैसी ही होती है, वो हड्डी जैसी ही दिखती है, उसके अंदर बोन मैरो होता है और वो भी बाहर से गोली होती है, उनमें हर वो चीज होती है। हो सकता है कि शुरुआत में हमें सिर्फ एक छोटी सी हड्डी मिले, मगर उस छोटी सी हड्डी से अंदाजा मिल जाता है कि जमीन में और खुदाई करने पर शायद और हड्डियां मिल जाए। स्टीव, हाँ, लगता है फावड़े में कुछ लगा है। ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे ये यहीं पर मिली। क्या बात है, ये लकड़ी पत्थर बन चुकी है। इससे पता लगता है कि ये जगह आज से 9.5 करोड़ साल पहले बिल्कुल अलग थी। यहाँ दलदल थे और जंगल भी थे। वो एनवायरनमेंट आज से बिल्कुल अलग था। आसपास के पत्थरों को करीब से देखने पर देवदार के कांटों, टहनी और पत्तियों के भी फॉसिल्स मिले। यहाँ फर्न्स थे, तरह तरह के फूल वाले पौधे भी थे। लाखों साल पहले यहाँ दलदल था। एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से लेकर मध्य तक एक ट्रॉपिकल महासागर भी था। मौत के बाद इसके किनारों पर रहने वाले डायनासोर्स भी छिछले पानी में बह गए। उनके अवशेष दफन हो गए और लाखों साल बाद फॉसिल बन गए। कुदरत के तत्वों ने उस प्राचीन समंदर के ताल को काटा तो करीब 9.5 करोड़ साल बाद डायनासोर की दफन हड्डियां बाहर आने लगी। विंटन फॉसिल्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। एक खास जगह पर उन्हें संभाल कर रखा गया है। यह है ऑस्ट्रेलिया का एज ऑफ डायनासोर्स म्यूजियम। एक फॉसिल को निकालने में कई महीने, बल्कि कई बार तो कई साल भी बड़े सब्र से काम करना पड़ता है। लेकिन सारे डायनासोर्स विशाल नहीं थे। उनका एक ग्रुप काफी छोटा और हल्का था और उनके शरीर पर काफी पंख भी थे। आज हम उन छोटे डायनासोर्स को परिंदे कहते हैं। ये भी एक किस्म का डायनासोर है जिसे थेरोपॉड कहते थे। हम आज दुनिया में जितने भी परिंदे देखते हैं वो थेरोपॉड के ही वंशज हैं और हमें
ऑस्ट्रेलिया में जो फॉसिल्स मिले उनसे ये पता लगता है कि इसके जैसे परिंदे भी थेरोपॉड्स के साथ यहाँ रहते थे। यही लिंक है। डायनासोर्स आज भी जिंदा हैं क्योंकि ये सारे परिंदे थेरोपॉड्स हैं, इसलिए सारे परिंदे डायनासोर्स हैं। काकापो भी जीते जागते थेरोपॉड डायनासोर हैं। डीएनए सबूतों से पता लगा है कि तोतों का विकास आज से करीब 6 करोड़ साल पहले ईस्टर्न गोंडवाना में था, जिससे आज का ऑस्ट्रेलिया बना है। इनके पूर्वज शायद विंटन में मिले डायनासोर्स के सिर के आसपास उड़ते थे। इनकी हड्डियां काफी छोटी और नाजुक थीं, शायद इसलिए नहीं बच पाईं। लेकिन हो सकता है कि काकापो के पहले सीधे पूर्वज यानी दुनिया के पहले तोते के अवशेष शायद आज विंटन की लाल मिट्टी के नीचे दफन हो। और शायद एक दिन डेविड एलियट जैसा कोई और तेज निगाहों वाला एक किसान उन्हें ढूंढ निकाले। अगर तोतों का विकास मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, तो लाजमी है कि आज भी यहां उनकी विभिन्न किस्में नजर आती हैं। मगर सवाल यह है कि न्यूजीलैंड के काकापो विकसित होकर दूसरे तोतों से इतने अलग कैसे हो गए। इन परिंदों के विकास के फौरन बाद ही न्यूजीलैंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था। ये उस लंबे सफर की शुरुआत थी जिसने उसे लाखों साल तक अलग थलग रखा। न्यूजीलैंड एक विकास की प्रयोगशाला बन गई, जहां दुनिया की कई बड़ी ही अनोखी प्रजातियां रहती हैं। सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड पर जगह जगह सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट रुआपेहू की ढलानों के नीचे रंगटावा जंगल में एक बड़ा ही मायावी जीव रहता है, जिससे पता लगता है कि न्यूजीलैंड के काकापो की उड़ने की क्षमता कैसे खत्म हो गई। रात होते ही ये परिंदे अपना आखिरी गाना गाते हैं और दूसरे उड़ने वाले जीव बाहर निकल आते हैं। न्यूजीलैंड में चमगादड़ जमीन पर रहने वाले मूल स्तनधारी जीव हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये ऑस्ट्रेलिया से यहां करीब 1 करोड़ 60 लाख साल पहले आए थे। यहां करीब 800 साल पहले इंसान आए। उसके पहले तक न्यूजीलैंड में जमीन पर रहने वाले चूहे और बिल्ली जैसे शिकारी जीव नहीं थे, इसलिए यहां रहने वाले जीव बड़े अनोखे तरीके से विकसित हुए। उड़ने के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए छोटी पूंछ वाले चमगादड़ों ने जमीन पर ही खाना ढूंढना सीख लिया। ये पत्तियों के ढेर के नीचे से कीड़े मकोड़े खाने लगे। दुनिया में ऐसा करने वाली ये चमगादड़ की इकलौती प्रजाति है। चमगादड़ पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट भी रात में ही आए हैं। एलिसन बीफ उस रिसर्च टीम की लीडर हैं और ये छोटी पूंछ वाली चमगादड़ों की आबादी की गिनती करने की कोशिश कर रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन की एंडेंजर्ड स्पीशीज एम्बेसडर निकोला टॉकी भी इनके साथ हैं। एक जमाने में न्यूजीलैंड में लाखों चमगादड़ थे, लेकिन इंसानों के यहां आने के बाद उनकी आबादी बहुत कम हो गई। न्यूजीलैंड में चमगादड़ की 2 बड़ी अनोखी प्रजातियां हैं और रंगटावा जंगल में छोटी पूंछ वाले चमगादड़ों की सबसे बड़ी बस्ती है।
ये काफी छोटे होते हैं, बिल्कुल चूहे के आकार के। इन्हें सबसे पहले तो एक चमगादड़ को ढूंढना होगा, क्योंकि उसी के सहारे ये उनकी पूरी बस्ती तक पहुंच सकते हैं। एक बड़ा पेड़ गिर गया है, जिससे इस घने जंगल में एक गैप बन गया है। ये जगह काफी खुली खुली और अच्छी है, और चमगादड़ों को ऐसी जगह ही बहुत पसंद आती है। यहाँ आसानी से चमगादड़ मिल सकते हैं, क्योंकि वो अपने घोंसले से बाहर खाने आते हैं। चमगादड़ रास्ते का पता लगाने के लिए एक कुदरती सोनार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आवाजें चीजों से टकराकर उनके पास वापस आती हैं, जो इंसान नहीं सुन सकते। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बदौलत चमगादड़ अंधेरे में भी शिकार कर लेते हैं, मगर ये पतला जाल उन्हें भी नहीं दिखाई देता। हाँ, पकड़ा गया। बहुत बढ़िया। जल्दी करो। हाँ, निकल गया। आ गए बाहर। बढ़िया। ये तो काट रहा है, मेरी उंगली छुपा रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये बैग के साथ 15.5 का है। चमगादड़ का वजन लेकर उस पे एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगा दिया गया। इस टीम को भरोसा है कि ये युवा मेल इन्हें अपनी बस्ती तक पहुंचा देगा। काकापो की तरह न्यूजीलैंड के इन जमीन पर खाने वाले चमगादड़ों की जान भी खतरे में है। ये युवा मेल इन्हें एक बड़े से खोखले पेड़ तक ले गया। चमगादड़ इस बसेरे का इस्तेमाल सदियों से कर रहे हैं। जब हमें कोई इसके जैसा पेड़ मिल जाता है जहाँ चमगादड़ रहते हो, तो वो एक बड़ा ही जादुई एहसास होता है, क्योंकि ये पेड़ जंगल के बीच में है और इसके अंदर हजारों की तादाद में चमगादड़ हैं। क्या आप इससे खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। अभी भी इस जीव के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। नाइट कैमरा से उनके कुछ राज पता लगे। एक बड़ी खोज थी इनका अपने साथी को रिझाने का तरीका। छोटी पूंछ वाले चमगादड़ आमतौर पर इसके लिए लेक रीडिंग करते हैं। मेल्स साथ में जमा हो जाते हैं और देर तक गाने का मुकाबला करते हैं, ताकि फीमेल्स अपने ठिकाने से बाहर निकल आए। सबसे अच्छे गाने की जीत होती है। काकापो भी अपनी आवाज से ही अपने साथी को रिझाते हैं। चमगादड़ों के खाने के आदतों की तरह ही काकापो के सहवास के तरीके भी जमीन पर घूमने वाले शिकारियों की गैर मौजूदगी में ही विकसित हुए थे। गाना शुरू करने के पहले ये ट्रैक्स का एक नेटवर्क बनाते हैं, जो जमीन में बने एक छोटे से गड्ढे तक जाता है। ऐसा सिर्फ तोते ही करते हैं। सहवास के सीजन में नरों में एक बदलाव आता है। उनके सीने पर हवा की थैलियां उगाती हैं और वो काफी बड़ी भी हो सकती हैं। नर इन हवा की थैलियों को फुलाते हैं, ये उसमें हवा भरते हैं और फिर हवा निकाल देते हैं, जिससे एक तेज आवाज निकलती है और वो दूर तक गूंजती है, जिसे आप 1 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। एक मेल काकापो करीब 3 महीने तक रोज रात में करीब 8 घंटे इस तरह से बूम कर सकता है। न्यूजीलैंड के तोतों और चमगादड़ों से पता लगता है कि जमीन पर शिकारी नहीं होने की वजह से किस तरह से कई प्रजातियां विकसित हुई।
काकापो के साथ साथ परिंदों की कई प्रजातियां भी विकसित हुई, जिनमें न्यूजीलैंड का नेशनल एम्बलम कीवी भी है, जो उड़ नहीं सकता। इन परिंदों की बड़ी आबादी जमीन पर रहती थी और ये विकास की एक बड़ी कामयाब रणनीति थी। करीब 800 साल पहले यहां एक तबाही हुई। न्यूजीलैंड के जीवों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। करीब 8 करोड़ साल तक न्यूजीलैंड के टापू अलग थलग रहे। यहां चमगादड़ों के अलावा कोई और स्तनधारी जीव नहीं था। यह जगह हर कद और आकार के परिंदों की जन्नत थी। तभी आ गई मुसीबत। यहां इंसान आ गए। वो अपने साथ रैट्स, डॉग्स, कैट्स, पिग्स और स्टोट्स लेकर आए थे। इन स्तनधारी शिकारियों ने यहां तबाही का तांडव मचा दिया। न्यूजीलैंड के मूल जीवों के पास उनसे बचने का कोई उपाय ही नहीं था। वो बड़े पैमाने पर मारे गए। इंसानों के यहां आने के बाद से परिंदों की करीब 50 प्रजातियां खत्म हो गई। उनमें ही एक बड़ा परिंदा भी था, दुनिया का आज तक का सबसे ऊंचा परिंदा, मोआ। आज न्यूजीलैंड के जमीन पर रहने वाले तोते काकापो भी लुप्त होने की कगार पर हैं। एक जमाने में यहां इनकी आबादी बहुत ज्यादा थी और शुरू में यहां बसे लोगों को ये हर जगह दिखाई देते थे। 20वीं सदी तक उनकी कुल आबादी सिर्फ 50 रह गई। लेकिन इतनी तबाही के बावजूद कई जीवों के बचे रहने की भी कहानियां हैं। टपोही अनोआ या मर्चिसन पहाड़ों पर एक और नहीं उड़ने वाला परिंदा रहता है, जो सिर्फ एक बार नहीं 2 बार पूरी तरह से खत्म होने से बचा है। वो है टाकहे। 19वीं सदी के खोजकर्ताओं को यहां से एक बड़ी जंगली मुर्गी की भी हड्डियां मिली थी। यहां टाकहे के बचे होने का कोई सबूत नहीं था और इस प्रजाति को खत्म मान लिया गया था। लेकिन 1840 के दशक में नाविकों को एक जिंदा टाकहे मिला। वो उसे खा गए। 3 और परिंदे मिले। उसके बाद कुछ नहीं मिला। रेंजर जेसन वैन डर विटरिंग उस कंजर्वेशन टीम के सदस्य हैं जो एक बड़े मशहूर नेचुरलिस्ट डॉक्टर जेफरी ऑर्वेल के कदमों पर चल रहे हैं। डॉक्टर जेफरी ऑर्वेल ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि टाकहे खत्म हो चुके हैं। फिर 1948 में वो एक दूर दराज की घाटी में गए। अप्रैल 1948 में जॉफरी ऑर्वेल यहाँ आए थे। वो झील के किनारे पर खोज कर रहे थे, तभी उन्हें रेत पर कुछ पैरों के निशान मिले। उन्होंने उस तरह के निशान पहले कभी नहीं देखे थे। वीका या कीवी के लिहाज से वो काफी बड़े थे। उन्होंने उन निशानों का माप लिया और जांच के लिए भेज दिया। उन्हें देश भर के एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि वो निशान किसके थे। और ये इस बात का सबूत है कि घाटी में एक अनजान परिंदा रहता है। वो यहाँ फिर से वापस आना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्नोफॉल के रुकने का इंतजार करना था। और फिर नवंबर में वो 5 घंटों का सफर करके घाटी में पहुंचे और वो वहां तक आए और अब वहां से उन्हें नीचे उतरना था।
फिर यहाँ इस बीच पर झील के किनारे के पास उन्हें कुछ बहुत ही बड़े पैरों के निशान मिले और इस बार उन्हें वो परिंदे भी मिल गए। ये इस बात का सबूत था कि टाकाहे जिंदा थे और एक नया इतिहास लिख दिया गया। दूसरी बार मिलने के बाद भी टाकाहे की आबादी बहुत तेजी से घटी और वो फिर से लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। हमें उस तरफ चलना है। बर्वुड ब्रीडिंग सेंटर ने उस प्रजाति को बचाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। वयस्कों का वजन 3 किलो तक होता है। टाकाहे कई लाख साल में विकसित हुए थे जब जमीन पर रहने वाले स्तनधारी शिकारी जीव न्यूजीलैंड नहीं आए थे। उन्नीस तक टाकाहे की कुल संख्या सिर्फ 118 रह गई, लेकिन अब उनकी आबादी 300 से ज्यादा है और लगातार बढ़ भी रही है। टाकाहे का बच्चे पैदा करने का व्यवहार उनकी आबादी बढ़ाने में बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। ये अक्सर जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। बच्चे पहले साल अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं, जिससे उनके जिंदा बचे रहने की संभावना बढ़ जाती है। आज कुछ और परिंदों को जंगल में आजाद किया जा रहा है। बर्वुड टाकाहे प्रोग्राम और उसके भविष्य का एक बड़ा अहम हिस्सा है। मर्चिसन पहाड़ ऐसी इकलौती जगह है जहां वो जंगल में भी रहते हैं। टाकाहे प्रोग्राम के तहत जंगल में उनकी आबादी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ देश के दूसरे इलाकों में भी उन्हें उनके कुदरती घर में लाने की कोशिश की जा रही है। ये छोटे परिंदे अपनी प्रजाति का भविष्य हैं। न्यूजीलैंड का एक अनोखा परिंदा लुप्त होने की कगार से लौट आया, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार। दूर दराज के फेनुआहो कॉडफिश आइलैंड में काकापो आज भी जिंदा बचे रहने की जंग लड़ रहे हैं। एक जमाने में ये न्यूजीलैंड में हर जगह रहते थे, लेकिन अब काकापो मेनलैंड पर नजर नहीं आते। सिर्फ 3 छोटे टापुओं पर शिकारी जीव नहीं पहुंचे थे और वहीं इन्हें पनाह मिली। आज 160 से भी कम काकापो बचे हैं और उनकी करीब आधी आबादी यहीं रहती है। इनके सहवास के अनोखे तरीके से भी इनकी जान नहीं बच पाई। मेल काकापो किसी खोखली जगह पर बैठकर बहुत तेज आवाज निकालता है ताकि कोई फीमेल आकर्षित हो जाए। साथ ही ये एक और तेज आवाज निकालते हैं जिसे चिंगिंग कहते हैं। इनकी आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि काकापो की सहवास की रणनीति से वो नतीजे नहीं मिलते जो जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहने वाले टाकाहे में मिलते हैं। मेल्स
कुछ गिनी चुनी फीमेल्स के लिए मुकाबला करते हैं। कुछ मेल्स को तो सहवास का मौका ही नहीं मिल पाता है। हालात अभी भी बड़े ही मुश्किल में है, वो आज भी बहुत ज्यादा खतरे में है। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद इनकी आबादी 3 गुना बढ़ गई है, फिर भी अभी सिर्फ 154 काकापो ही हैं। किसी भी जीव के लिहाज से ये आबादी बहुत कम है। इन गोल मटोल चूजों का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन इनके लिए एक उम्मीद है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी ने इन अनूठे परिंदों को बड़ा सहारा दिया है। मॉस की सेहत की जांच करने के बाद एंड्रू और डियड्री ने उसके खून का भी नमूना लिया। डीएनए से मॉस के जेनेटिक कोड का पता लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया को जेनेटिक रेस्क्यू कहते हैं। हम अभी सारे काकापो को जीनोम्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें कई बिल्कुल नई जानकारियां मिलेंगी और तब काकापो कंजर्वेशन के मामले में हम और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। अब बहुत कम वयस्क काकापो बचे हैं, इसलिए इनब्रीडिंग एक बड़ी समस्या है। एक बड़ी परेशानी तो ये भी है कि इनके आधे से ज्यादा अंडे इनफर्टाइल होते हैं। गनीमत है डीएनए सीक्वेंसिंग से मदद मिलेगी। इससे हमें काकापो का फैमिली ट्री भी मिल जाएगा। ये एक अच्छा सैंपल है। थैंक यू मॉस। हम ये तो जानते हैं कि किस तरह से ये सारे काकापो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से उनकी इनब्रीडिंग पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है। काकापो यहाँ लाखों सालों से हैं और विकास के क्रम में इन्होंने भी हर दूसरी प्रजाति की तरह अपनी एक खास जगह बनाई है, इसलिए इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा जीव है जिसकी संख्या आज बहुत कम है। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमें इस तरह के जीवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही अनोखे जीव हैं और ऐसा कोई भी जीव दुनिया में नहीं है। ये हमारी पृथ्वी की बायोडायवर्सिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, इसीलिए उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। जब इंसान न्यूजीलैंड आए तो वो अपने साथ कुछ शिकारी जीवों को भी लेकर